हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मार्क्स वाइज अप्रॉक्सीमेट 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग ऑलरेडी पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जो चीज़ें हम पी ब्लॉक में पढ़ते थे ठीक वैसी ही चीज़ें हम डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में पढ़ना चाहेंगे। वहाँ हम लोग ग्रुप के अंदर जाके एक फैमिली के एक ग्रुप के सभी मेंबर्स को डिस्कस करते थे। यहाँ पे हमारा डिस्कशन पीरियडिकली रहता है। अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट को साइड में रखेंगे और एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डी ब्लॉक को अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर एनालाइज करें तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाया है। ये एरिया, ये जोन हम अभी पढ़ के आए हैं, ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, एस ब्लॉक एलिमेंट और एक हाइड्रोजन के एलिमेंट को पढ़ा था। ये यहाँ फोकस करें आप, ये आपका डी ब्लॉक एरिया है जहाँ पे थर्ड ग्रुप से लेके और 12th ग्रुप तक टोटल 10 ग्रुप्स आपको यहाँ दिखाई देंगे डी ब्लॉक के अंदर। ये अलग से आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जो इन्हीं डी से निकल के आए हैं। एक्चुअली ये जो एक ग्रुप है, ये जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें ये 15 एलिमेंट्स समाये हुए हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं इनको हम। और ये जो जोन है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें भी 15 एलिमेंट्स हैं, ये वाले 15 एलिमेंट्स जिनको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो अभी इन दोनों को तो नहीं लेके आऊँगा मैं स्टार्टिंग पे, लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट हम लोग इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पीरियोडिकल मूवमेंट पे एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट पे प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये स्पेशल दिखाते हैं जो वहाँ हम पी ब्लॉक के अंदर नहीं पढ़ रहे थे। इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपके क्वेश्चनिंग का। तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सब शेल में जाता है तो वो डी ब्लॉक है। रिमेंबर, वैलेंस डी नहीं, पेनल्टीमेट डी। ये 4th पीरियड है। पीरियड के अंदर अगर आप टेबल पे जाके देखें तो ये 4th पीरियड है, लेकिन इस सीरीज़ का नाम 3D है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एंटर करेगा, मतलब पेनल्टीमेट सब शेल के अंदर एंटर करेगा। ये 5th शेल है, 5th पीरियड है। 5th शेल एंटर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, बट इलेक्ट्रॉन्स 4D में जाएंगे और सिमिलरली यहाँ 5D के अंदर और यहाँ 6D के अंदर। समटाइम हम इन मेंबर्स को 3D सीरीज़ मेंबर बोलते हैं, इनको 4D सीरीज़, इसको 5D सीरीज़ और इसको 6D सीरीज़। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन D में एंटर होगा तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर हो तो उसको हम एस ब्लॉक बोलते थे, वो वैलेंस एस होता था। यहाँ पे जिंक को लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, लेकिन उसको हम यहाँ 3D के अंदर पढ़ते हैं। बट इस बात को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, कोई ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन टाइप का एरिया आपको नहीं दिखेगा। कहीं कहीं बुक्स में दिखाई दे जाता है कि जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो आपको वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, बट प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस की वजह से उसको डी के अंदर डाला गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर जहाँ हमारा ये 3D स्टार्ट होता है, तो यहाँ जो पहला मेंबर हमारे पास आ रहा है वो स्कैंडियम, देन यट्रियम, देन लैंथेनम, देन एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम, रदरफोर्डियम। इस तरह से नीचे जाएंगे जब, तो यहाँ पे आप फिल करते चले आए। यहाँ आपके पास आएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ आएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पूरी सीरीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डाउनवर्ड मूवमेंट पे कहाँ कौन आ रहा है, बट इस 3D सीरीज़ को आप सीक्वेंस में ज़रूर याद रखें। हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम 3D सीरीज़ के मेंबर्स को विद एटॉमिक नंबर याद रखना ज़रूरत समझते हैं। बहुत ही बड़ी ज़रूरत रहेगी ये। स्कैंडियम 21 से लेके और जिंक 30 तक, ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको चैप्टर शुरू करते ही याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक।
along with their atomic numbers, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ को हम उसी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, डी ब्लॉक तो हो गया सिंपल सा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टी में डी में एंटर कर रहा है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। बट एक और बहुत इम्पोर्टेंट नाम रहता है इन एलिमेंट्स का, अगर आप लोगों को याद हो क्लास 11th में समटाइम कहा जाता था, और वो नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें समटाइम ये बीच वाले जो डी का जोन है उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी रिकॉल किया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या वो डी ब्लॉक से कुछ डिफरेंट है? तो आई विल से यस, वो डिफरेंट है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डेफिनेटली डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो फिर कौन है ट्रांजिशन एलिमेंट और कौन इनमें से नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर कोई भी एलिमेंट, एनी ऑफ एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी रहेगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हों मतलब D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल। ना तो D खाली होनी चाहिए मीन्स 0, और ना ही D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर D ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हैं तभी आप उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। जैसे मैं इसी पूरे D ब्लॉक जोन से ग्रुप 12 में जाऊं और वहाँ से ढूंढूं 3 एलिमेंट्स लाइक जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो मैं जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नज़र डालता हूं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। 1s2 से शुरू करता हूं, 4s2, 3d10, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेड रहता है। हालांकि मैंने बताया आपको उसका 30th इलेक्ट्रॉन जो है वो S में एंटर करता है, ऐसा हमें सजेस्ट किया गया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन से। बट लिखने से और फिल करने से मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। बुक्स के अंदर 3d10 4s2 लिखा रहे तो भी चलेगा, 4s2 3d10 लिखा रहे तो भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल करने हैं, वो एक पहले यहाँ आया होगा या यहाँ आया होगा, इससे लिखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो D है वो फुल्ली फिल्ड है। तो कैडमियम के लिए तो आप ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हाँ वो भी फुल्ली फिल्ड होगा, और मरकरी के लिए भी आप इमीडिएटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो भी फुल्ली फिल्ड होगा, क्योंकि एक ग्रुप के मेंबर्स हैं तो सभी सेम कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करते हैं एक आधा एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो यहाँ D10 कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, मीन्स कोई भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट हुआ। तो हम लोग फिर इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जिंक +2 की स्टेट में पाया जाता है, मरकरी भी +1 या +2 की स्टेट में पाया जाता है। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आउट करने, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप आउट करेंगे तो वो S से ही आउट करेंगे, एक आउट करेंगे तो वो भी S से ही आउट करेंगे, मतलब D आपके फिर फुल्ली फिल्ड पड़े रहेंगे। मतलब किसी भी सूरत में, आइदर इन ग्राउंड स्टेट आपने देखा या आपने उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखा, तो किसी भी सूरत में आपको D पार्शियली फिल्ड नहीं मिला। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये बिल्कुल भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। वहीं इसका एडजेसेंट ग्रुप 11 अगर हम देखें, जहां पे हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड पड़ा हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं कॉपर की, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 है। 4s1 3d10। S का इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्शनली जंप करके D में चला जाता था, उसे हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, तो आप सभी को याद होगा 4s1 3d10। तो अब सिल्वर के लिए मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो भी 5s1 4d10 होगा। या गोल्ड को अगर आप देखें तो वो 6s1 5d10 होगा, मीन सेम कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक बार फिर नज़र आता है कि D फुल्ली फिल्ड है, तो लगता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, लाइक दैट। बट एक्चुअली अगर मैं इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखूं
तो कॉपर मुझे +1 +2 की फॉर्म में दिखता है तो मैं +2 को नज़र रखूँगा। सिल्वर भी मुझे +1 और +2 की फॉर्म में नेचर में नज़र आता है तो मैं +2 को जाके ऑब्जर्व कर लूँगा। और गोल्ड मुझे +3 की फॉर्म में नज़र आता है तो मैं गोल्ड को भी यहाँ पे जाके जब इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे लाना चाहूँगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही है जो S में से मैं निकाल सकता था, उसके बाद तो डेफिनेटली D से निकालूंगा। तो 9 या 8 कॉन्फ़िगरेशन जो आप इसकी ऑब्ज़र्व करेंगे वो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करती है कि D ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हैं, और अगर D ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होंगे तो आप उसे बेझिझक ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। वो सभी एलिमेंट्स जिनके पास पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल्स हों, D1 to 9 ऑर्बिटल्स हों, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में ईजिली डाले जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 3D सीरीज़ से हमारी स्टोरी को, और 3D सीरीज़ से इसको आगे बढ़ाएंगे हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे मैं सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी, एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ एंड आयनिक रेडियाई दोनों भी समझ सकते हैं, बट एटॉमिक साइज़ समझेंगे तो आयनिक रेडियाई वैसे ही बिहेव कर रही होगी। तो एटॉमिक साइज़ क्या रहेगा पीरियोडिकली मूवमेंट पे, लाइक जब मैं स्कैंडियम से लेके और यहाँ जिंक तक मूव करूँगा, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक जब मैं यहाँ मूव करूँगा, तो मैं ऐसा उम्मीद करता था कि लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट पे साइज़ डिक्रीज़ होता है। हम लोगों ने पी ब्लॉक में भी ये काफ़ी फोकस से पढ़ा, क्लास 11 से भी हमें काफ़ी फोकस पे ये बात डाल के बताई जाती है कि लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट पे साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ साइज़ का ट्रेंड विद प्लॉट ऑफ जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, लेट मी राइट, यहाँ मैं 21 से 30 एटॉमिक नंबर प्लॉट किए हुए हूँ और साइज़ को लिए हुए हूँ। तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि साइज़ जो है वो लगातार घटता जाता है, सेंटर पे आके कांस्टेंट हो जाता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अजीबो गरीब बिहेवियर मुझे नॉट ओनली इन 3D बट 4D 5D में भी नज़र आता है। मीन्स साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू होगा, मिडल में पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगा और एट लास्ट फिर एक बार थोड़ा सा उठता है, मीन्स बढ़ता है। अगर आप ओवरऑल देखें 21 to 30 का मूवमेंट, तो 21 to 30 पे जाते हुए फाइनली तो साइज़ डिक्रीज़ ही हुआ। यानी कि हम लोग जो 11th में पढ़ते थे एस के बाद सीधा पी पढ़ते थे, तो हमें लगता है कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो साइज़ तो अभी भी डिक्रीज़ दिखा हमें। बट ये बीच में जो ये झोल आया, ये क्या है, ये किस वजह से आया, क्यों मतलब ये इस तरह से अजीबोगरीब बिहेवियर दिखा रहा है, वो हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता रहेगी। सो अगर मैं डेटा पे जाके स्टडी करूं तो डेटा मुझे इस बात की बिल्कुल सटीक कन्फर्मेशन देता है। लाइक अगर मैं मेटेलिक रेडियाइज देखूं तो स्कैंडियम की मेटेलिक रेडियाई कुछ 145-146 के आसपास रहेगी। ये डिक्रीज़ होती होती इन द मिडल क्रोमियम मैग्नीज के पास जाके 117 के राउंड अबाउट जाके कांस्टेंट होने की कोशिश करती है, और फिर लास्ट में कॉपर के बाद जिंक पे पहुंचते हुए ये वापस 122 आती है। अगर मैं कोवेलेंट रेडियाइज देखूं इनकी तो वो भी 188 से कुछ जाके शुरू होती हैं और देन उसके बाद ये डिक्रीज़ होते होते कुछ 140-130 तक चली जाती हैं। सॉरी, मेटालिक की पहले जो बोली हैं वो कोवेलेंट की थी और लास्ट वाली जो वैल्यूज़ बोली हैं वो मेटालिक की हैं। मेटालिक थोड़ा बड़ा होता है। तो मीन्स कहने का ये है कि कोई भी एटॉमिक या आयनिक रेडियाई कोवेलेंट या मेटालिक रेडियाई देखूं तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट पे एक बार डिक्रीज लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट पे एक बार डिक्रीज़ होगी, इन द मिडल कांस्टेंट होगी एंड फाइनली फिर बढ़ेगी। देखते हैं क्यों हो रहा है ये सब, एक पीरियड पे ही समझ लेंगे बस, उसके बाद फिर अपनी कहानी को डाउनवर्ड मूवमेंट पे लेके चलेंगे। ये एक इक्वेशन आप लोगों को क्लास 11th में बहुत बार समझाई जाती थी कि जेड इफेक्टिव जो है वो जेड टोटल माइनस सिग्मा रहता है, जिसमें सिग्मा शील्डिंग या स्क्रीनिंग होता था, जेड टोटल न्यूक्लियर चार्ज है और जेड इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला या किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। हम लास्ट वाले पे फोकस करते हैं। ये हमारा स्कैंडियम था 21 प्रोटॉन्स के साथ, और ये उसकी कुछ शेल्स दिखा रहा हूँ जिसमें ये लास्ट शेल है 4s2,
ये अंदर वाली शेल है 3s2 3p6 और ये 3d जिसके अंदर अभी एक इलेक्ट्रॉन डला हुआ है 3d1। अब स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को ऐड करता जाऊंगा और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता जाऊंगा। सी अभी फिलहाल इसका जेड टोटल मुझे पता है 21 है एंड यहाँ से साइज मेजर करना है आपको इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। अब मैं क्या करूँगा, सिग्मा कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी इसके लिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए सिग्मा प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जब स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाता हूँ तो एटॉमिक नंबर बन जाता है 22। 22 एटॉमिक नंबर मींस जेड टोटल में इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन आया डी में। स्क्रीनिंग कुछ खास नहीं होती है डी ऑर्बिटल्स की, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। सिग्मा में अप आया होगा बट कुछ खास नहीं, ज़्यादा नहीं आता। जेड टोटल जैसा बढ़ता है वैसा तो बिल्कुल नहीं आता, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो वो पावर्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, रिजल्टिंग साइज रिड्यूस होने की कोशिश करता है, रादर हो जाता है रिड्यूस। फिर यहाँ पे आता है 23, यहाँ पे हो जाते हैं 3। एक बार फिर वही सीन, जेड टोटल 1 यूनिट बढ़ गया, सिग्मा ज़्यादा नहीं बढ़ा, रिजल्टिंग पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। फिर आता है 24 आते ही यहाँ पे क्रोमियम है, एक इलेक्ट्रॉन 3d4 होना था, उसको हाफ फील्ड स्टेबल बनाने के लिए ये d5 बन जाता है। अब जेड टोटल बढ़ा लेकिन सिग्मा भी काफ़ी सारा बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन घुस गए एकदम इसमें, तो सिग्मा अच्छा खासा। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स का रादर सिग्मा यहाँ पे मिल रहा है एडिशनल। पहले 3 का था, 3 के बाद एकदम 5 का हुआ, तो वो पुअर स्क्रीनर जरूर है लेकिन अगर उनका काउंट बढ़ता जाएगा, डी ऑर्बिटल्स में कंजेशन बढ़ता जाएगा तो रिजल्टिंग सिग्मा के अंदर भी इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। रिजल्टिंग जेड टोटल जैसा बढ़ता है वैसा ही सिग्मा भी बढ़ने लग जाता है और रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। और जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाएगा तो साइज भी लगभग सेम रहने की कोशिश करेगा। अब आप यहाँ पे बढ़ाओगे 25, 26, 27 ऐसे कुछ एक एक करके, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8 ऐसा करके बढ़ता जाएगा। मीन्स जैसा जेड टोटल बढ़ रहा है वैसा सिग्मा भी बढ़ने लग गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स का काउंट 8 हो गया है। यहाँ पे छोटी डी ऑर्बिटल्स हैं, कंजेशन है, सिग्मा अपलिफ्ट हो गया है, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया है, तो साइज भी कांस्टेंट हो गया है। और एट द लास्ट जब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स का सीन आता है कॉपर और जिंक के अंदर, तो उस टाइम पे सिग्मा एबनॉर्मली ज़्यादा अपीयर होता है, जेड टोटल को भी डोमिनेंस के साथ बढ़ने नहीं देता, रादर खुद ज़्यादा बढ़ जाता है, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव एक्सेप्शनली कम हो जाता है। और उस जेड इफेक्टिव के कम होने से साइज में एकदम थोड़ा सा शार्प राइज आता है, जिसकी वजह से जो लास्ट मेंबर आपको जिंक दिख रहा था वो एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स इन द मिडल आपको बड़ा दिखाई देगा, जबकि हम छोटा समझते थे। और किसी भी पीरियड के अंदर आप चले जाइए, चाहे आप 4D सीरीज़ के अंदर मूव कीजिए, चाहे आप 5D सीरीज़ के अंदर मूव कीजिए, आप यही पर्टिकुलर सिस्टम चेंज में ऑब्जर्व करेंगे। डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्या होगा, किसी एक को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं आयरन को ले लेता हूँ, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, ये मेरे पास डाउनवर्ड मूवमेंट है। 3D, 4D और 5D सीरीज़ देख रहा हूँ। तो 3D से जब 4D पे आता हूँ तो एक नई शेल ऐड होती है, और एक नई शेल ऐड होगी तो डेफिनेटली साइज़ तो इंक्रीज़ होगा ही सही, तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 4D सीरीज़ के मेंबर का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 3D। वहीं मैं अगर 4D से भी नीचे जाऊँ 5D सीरीज़ पे, तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग्स, बट रियल में 4D और 5D का साइज़ लगभग सेम है। कहीं कहीं तो छोटा भी हो रहा है 5D का, अगर मैं डेटा पे जाके नज़र डालूं, बट मैं उसको नज़र नहीं डालूंगा, मैं सिंपल सा पॉइंट याद रखूंगा कि 4D और 5D सीरीज़ के मेंबर्स में अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ क्यों है, क्या वजह है उनका सेम साइज़ होने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है हमारे पास यहाँ पे। तो आप एक बार फिर किसी एक आयरन वाले ही ग्रुप को लेके मैं ये बात को समझा देता हूँ। ये मेरे पास आयरन है, 26 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम फिल करते हैं इसका, तो
लास्ट लिख रहा हूँ मैं 4s2 3d6 ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है। देखिए यहाँ 3s2 3p6 भरा हुआ है, 2s2 2p6 भरा हुआ है, 1s2 भरा हुआ है, बट मैं शो नहीं कर रहा उसको। ये 4s2 का सीन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो साइज़ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का बना। अगर मैं आयरन के बाद रुथेनियम देखूं, जहाँ पे ये 44 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 18 ऐड हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये अब आपका 5s2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4d6 आ जाएगा। 4s2 4p भरे हुए होंगे, यहाँ 3d फिल होगा, 3s2 3p भी फिल होगा। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मेंबर पे आऊँ तो ये 76 एटॉमिक नंबर का है ऑस्मियम, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6s2 है। और ये यहाँ पे आपके पास 5d6 है, यहाँ आपके पास 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14, ये 18 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। यहाँ पे आपका फिर वही 3d10 3s2 एंड 3p6 ये फील्ड है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप करके देख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे गए 18 पॉइंट्स इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो 32 पॉइंट्स इंक्रीज़ हुआ। फिर एक बार आप इस पे नज़र डालें कि जेड इफेक्टिव जेड टोटल माइनस सिग्मा होता था, तो यहाँ से यहाँ पे जब आप जाते हैं तो जेड टोटल के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, 32 यूनिट्स प्रोटॉन बढ़ गए हैं, 32 प्रोटॉन्स का इंक्रीज़ हुआ। और इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप नज़र डालें तो यहाँ स्पेशली आप इसको फोकस करें, ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डले हैं, यहाँ 18 की बजाय 14 एक्स्ट्रा, यानी कि 32 प्रोटॉन्स हो गए थे तो 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन डले। और उन 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स की वजह से जो यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं वो F में डाले गए हैं, जिनका सिग्मा बहुत ही पुअर होता है, Z इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है। और Z इफेक्टिव अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड नहीं कर पा रहे, रिपेल नहीं कर पा रहे, स्क्रीन नहीं कर पा रहे। रिजल्टिंग पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से ये फिर जैसा मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ वैसा साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, लगभग सेम साइज़ का ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ अपीयर होगा हमें। मींस 4D से 5D सीरीज़ पे जाते हुए जो साइज़ में रिजेंबलेंस दिख रहा है वो डेफिनेटली इस 4F के बहुत ही पुअर स्क्रीनर होने की वजह से दिख रहा है, जो इस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पा रहा। रिजल्टिंग सिग्मा में क्योंकि कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था और जेड टोटल बढ़ गया था, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर साइज़ को वो इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे समझना चाहते हैं इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनमें एक मेटेलिक कैरेक्टर है, एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। पहले तीनों का मतलब समझ लीजिए। मेटेलिक कैरेक्टर तो पता ही है आप लोगों को, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी जिसमें ज़्यादा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या करते थे, टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, जिसका भी टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन ईज होगा, आसानी से होगा, मींस वो ज़्यादा मेटालिक रहेगा। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम एडिशनली एक मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं। वो पॉइंट तो रहता ही है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करना है तो मुझे उसी तरीके से चेक करना होगा, बट अदरवाइज़ मैं ये चेक करता हूँ कि डी के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जितना ज़्यादा डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है। रादर ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो तीनों इस बात पर डिपेंड करती हैं कि डी के अंदर कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी एक मेटल को एक बार एनालाइज कीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, ये उसके पार्टिकल्स हैं, ये उसके कर्नल्स समझ लीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है उन्होंने एस का, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहीं कहीं घूम रहा है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेट मी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये ऐसे कर्नल्स हैं। इन सभी कर्नल्स और वो सभी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। मैं उस पर फोकस नहीं कराना चाहता, उसकी वजह से तो ये सॉलिड हैं, हम लोग पीछे काफ़ी बार पढ़ के आए हुए हैं इस बात को। आप एक बार फिर दोबारा से उन्हीं कर्नल्स को ऑब्जर्व करें। इन कर्नल्स के पास डी ऑर्बिटल्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं ये तो डिपेंड करता है। स्कैंडियम पे आप जाके देखेंगे तो 3d1 है, टाइटेनियम पे आप जाके देखेंगे तो 3d2 है, वैनेडियम पे आप जाके देखेंगे तो d3 है, क्रोमियम पे आप जाके देखेंगे तो d5 है, मैग्नीज पे आप जाके देखेंगे तो अगेन d5 है, आयरन पे आप जाके देखेंगे तो d6 है, कोबाल्ट पे जाके देखेंगे तो d7 है,
और आगे बढ़ूँ मैं, निकल पे आप जाके देखेंगे तो D8 है, और कॉपर और जिंक पे आप जाएंगे तो D10 है। मतलब जैसे स्कैंडियम है तो सभी का D1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या टाइटेनियम पे जाके देखूंगा तो सभी के पास यहाँ अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो S वाले लॉस करता है, 4s2 जैसे मैं बता रहा हूँ, वो लॉस करता है। D वाले लॉस नहीं करता, वो इस मेटालिक बॉन्डिंग के लिए जो ये पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है उसमें S के इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस्ट होते हैं, D वाले एज इट इज़ ऐसे आपको दिखाई देंगे। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना इन कर्नल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है तो मतलब ये कर्नल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं। अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं, उनको मेल्ट करना चाहते हैं या उनको बॉयल करना चाहते हैं, दोनों केसेस में आपको इन कर्नल्स को ही दूर करना होता है। मेल्टिंग में आप स्लाइट दूर करते हैं और बॉइलिंग में आप बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं, बस इतना सा फ़र्क होता है। तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी इसी बात पर डिपेंड करता है। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मीन्स इनको एटमाइज करने के लिए, बिल्कुल आइसोलेटेड एटम बना देने के लिए जो आपको एंथैल्पी लगाना पड़ता है, जो आपको हीट लगाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन, ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और वो भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं ग्राफिकली इन प्रॉपर्टीज़ को देखूँ किसी भी एक पर्टिकुलर सीरीज़ में, स्पेशली 3D के अंदर ही बात कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह का ट्रेंड मुझे दिखाती हुई नज़र आएंगी। 21 to 30 अगर मैं प्लॉट करूं ये प्रॉपर्टीज़, तो स्टार्टिंग पे ये एक बार डिक्रीज़ होनी शुरू होंगी, इंक्रीज़ होनी शुरू होंगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 बढ़ता जा रहा है। बट 5 के बाद क्या होगा, डी की कैपेसिटी है, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, उसके बाद इनके अंदर पेयरिंग होना स्टार्ट होना है। तो मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर घटते चले जाएंगे जैसे जैसे आप D5 क्रॉस करके आगे जाएंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जैसे बढ़ती जाएंगी एंड देन उसके बाद फिर डिक्रीज़ होती चली जाएंगी। हालांकि जब मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखता हूं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में मैं देखता हूं कि मैग्नीज़ और उसकी जो फैमिली है, यानी कि मैग्नीज़ के नीचे अगर आप जाके देखें तो टेक्नीशियम है और रेहेनियम है। तो ये जो मेंबर्स हैं, मैग्नीज़, टेक्नीशियम एंड रेहेनियम, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम नहीं है। आप ग्राफिकली जाके देखें D5 है बट मैक्सिमम नहीं है, रादर जो उनके पड़ोसी हैं, मींस मैग्नीज से पहले वाली अगर आप ग्रुप को नज़र करें, लाइक क्रोमियम का फैमिली आता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो वो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन अपने उस पीरियड के अंदर मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोजेस किए हुए होते हैं, जबकि मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेहेनियम में एक्सेप्शनली लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑब्जर्वेबल हैं कंपेयर्स टू दोज। और उसके पीछे एक प्रोबेबल वजह ये बताई गई है कि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते आपस में, रिजल्टिंग इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो रह जाता है। हालांकि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्रोमियम वाली फैमिली में भी तो वही D5 हाफ फील्ड है, बट ये 5s1 है, ये D5s2 है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रह जाता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग में रिलक्टेंट रहेगा और फिर अट्रैक्शन थोड़ा सा लूज़ हो जाने की वजह से प्रोबेबली, मेरा वर्ड सुने, प्रोबेबली मैग्नीज मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट इनके डिक्रीज हो जाते हैं। एग्जैक्टली कोई और रीज़न हो तो अभी तक नोन नहीं रहेगा। तो सभी प्रॉपर्टीज